हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सही होंगे और एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे आपके। अभी रिसेंटली आपका केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, तो थोड़ा सा आप अपने आप को गियर अप करिए, क्योंकि जिस तरह से आपका इंग्लिश और बाकी पेपर हुए हैं वो थोड़े मतलब मैं इजी लेवल कहूँगा, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी आपका मॉडरेट तक कह सकते हैं हम। सो मैथ्स का पेपर भी काफ़ी आपका सही आने वाला है आपको। मैं क्लास 12th की बात कर रहा हूँ। सो जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो वीडियो में बात करी थी वो करी थी, आपका टॉपिक था रिलेशंस। तो रिलेशंस हमने आपको थोड़ा सा मतलब ब्रीफली बताया था मैंने कि क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं और कैसे कैसे उसको आपने क्या मेन चीज़ें पढ़कर कितना आपको कॉन्सेप्ट होगा तो आप क्वेश्चन जो है वो सारे अटेम्प्ट कर पाओगे। सो नेक्स्ट उसके साथ ही हमारा टॉपिक था फंक्शंस, जो आज मैं करवाने वाला हूँ आपको यहाँ पे। सो फंक्शंस भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशंस के बाद ही आपको फंक्शन जो है समझ आता है। सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने समझाया था, उसके बाद मैंने आपको रिलेशन करवाया और अभी फंक्शंस करवाने वाला हूँ मैं आपको। तो देखो भाई, जिस तरह से एग्जाम आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि मैथ्स का एग्जाम भी आपका जो है वो ठीक ठाक आने वाला है। मतलब बड़ा इजी नहीं आएगा और बड़ा टफ भी नहीं आएगा। तो ठीक ठाक का मतलब ये होता है कि जिन्होंने अच्छे से चीज़ें पढ़ी होती हैं वो थोड़ा सा एक्सेल कर जाते हैं स्कोर, और जिन्होंने अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करे होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस में उनको प्रॉब्लम आती है, तो फिर वहाँ पे पेपर आपका अटेम्प्ट होने से रह जाएगा। अभी मैं जो बात करने वाला हूँ यहाँ पे फंक्शंस की बात करेंगे हम। मैंने अभी डेफिनेशंस पीछे लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी रिलेशन के बारे में। रिलेशन की ही आपको आगे एक टाइप मिलेगी, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो हम आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में देखो क्या लिखा गया है आपके पास। फंक्शन जो है वो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन उसकी लिखी हुई है। कोई भी आपके पास रिलेशन है एक। अब रिलेशन क्या होता है मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको नहीं वहां पे क्लियर है तो आपको वीडियो के ऊपर वहां पे आई बटन दिख रहा होगा, वहां से आप क्लिक करके जा सकते हैं पिछली वीडियो पे और वहां पे आप रिलेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। रिलेशन कोई भी आपके पास अगर है, और यहाँ पे क्योंकि हम फंक्शन में बात करने वाले हैं तो मैं इसको डिनोट ही स्मॉल एफ से कर रहा हूँ। आर हम जनरली किसके लिए करते हैं, रिलेशन के लिए। अब रिलेशन की आगे टाइप आ रही तो मैं इसको एफ से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि फंक्शन से ये मैच कर रहा है। कोई भी आपके पास एक रिलेशन है जो ए से बी जा रहा है, ठीक है, उसको हम फंक्शन बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे, जब आपके ए के हर एक एलिमेंट की बी में एक यूनिक इमेज होगी। ठीक है, यूनिक क्या होता है, एक अलग इमेज, ओनली वन। ठीक है, जैसे यहां पर मैं आपको बिल्कुल एक आराम से एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो मैंने क्या लिखा है, रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज हमने दो सेट्स ले लिए ए और बी, ये मैंने लिखा हुआ 1 2 3 0 1 3 4 8 9 10, ये मैंने दूसरा सेट लिखा हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे फंक्शन जो मैंने लिखा हुआ है, मतलब एक्चुअल में अभी ये रिलेशन ही है। अब कोई चीज देखो, फंक्शन आपका होता रिलेशन ही है, लेकिन रिलेशन में कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अगर आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, आपका फंक्शन बन जाता है। ठीक है, एक्चुअल में आपका जो फंक्शन है वो रिलेशन ही है। जैसे हम जनरल बात करें, आपका स्क्वायर जो है, स्क्वायर क्या है, आपका रेक्टेंगल है। लेकिन रेक्टेंगल में कोई प्रॉपर एक प्रॉपर्टी अगर आ जाती है, जैसे कि रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल हो जाए, तो फिर वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। वही चीज है कि रेक्टेंगल अगर किसी एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाएगा तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। वैसे ही रिलेशन भी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अगर फॉलो करता है, जो मैंने डेफिनेशन में यहाँ पे बताइए आपको, तो वो फंक्शन बन जाता है। अगर वो नहीं करेगा तो वो फंक्शन नहीं बन पाएगा। और फंक्शन जो है वो ऑलवेज क्या है, रिलेशन तो है ही है। ठीक है ना, रिलेशन से फंक्शन बन रहा है। फंक्शन कहां से निकल रहा है, रिलेशन से निकल रहा है, तो रिलेशन तो डेफिनेटली होगा वो। वही बात यहाँ पे करें हम। अब देखो, मैंने एक सेट लिया हुआ है ए, एक लिया बी, और मैं अब एक रिलेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एफ से डिनोट करूंगा इसको। तो ऑर्डर पेयर इसमें आएंगे, ऑर्डर पेयर ए बी फॉर्म में आएंगे। ए जो है वो पहले सेट से लिया जाता है, बी जो है वो दूसरे सेट से लिया जाता है। उसके बाद देखो क्या लिखा गया कि पहला जो आपका ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है उसका स्क्वायर करोगे तो आपको दूसरा जो है वो एलिमेंट मिलना चाहिए। देखो ये लिखा हुआ है। अब आपने एलिमेंट यहां से लेने हैं, और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके सारे के सारे एलिमेंट जो है वो ए के यूज होने चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ईच एलिमेंट, ठीक है ना, जो आपका पहला सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट यूज करने हैं आपको छोड़ नहीं सकते। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 है, मैं 1 छोड़ दूं, आप नहीं छोड़ सकते। आपको 1 भी यूज करना है, 2 भी, 3 भी, सबकी। तो सबकी इमेज आपको मिलनी चाहिए। मुझे यहाँ पे 1 फिल करना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो पहला ऑर्डर पेयर आपका आ गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। इस तरह से आपको ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में लिखने हैं। क्लियर है। अब मैं जनरली बात करूं आपके, इसको वेन डायग्राम से भी करते हैं कुछ लोग, एरो डायग्राम बोलते हैं। जैसे लिखा है 1 2 3, और बी में क्या क्या है, 0 1 3 4 8 9 और 10। इस तरह से आपके एलिमेंट आ गए। अब
रिलेशन की डेफिनेशन ऐसी है कि जो भी आप पहले एलिमेंट लिखोगे, पहला एलिमेंट हमेशा आपको यहां से लिखना है, ए यहां से मिलने वाला है, बी यहां से मिलने वाला है। जो पहला एलिमेंट लिखोगे उसका स्केयर करोगे, फिर आपको दूसरा एलिमेंट मिलेगा ऑर्डर पेयर में। तो इसका आप स्केयर करो, क्या आएगा 1, 2 का करोगे 4, 3 का करोगे 9। सो ये आपका एक काइंड ऑफ एरो डायग्राम बोलते हैं इसको, इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट की जो है सामने इमेज दिख रही है। तो ये रिलेशन जो है आपका, जिसको हम एफ से नोट कर रहे थे ए से बी, ये आपका फंक्शन बन जाएगा इस केस में। सो ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप एक रिलेशन को फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरह से कुछ मैं लिख दूं, सपोज इसको आप इग्नोर करो, यहाँ पे 4 लिख दूं और उसकी कोई इमेज ना बने वहां पे, ये डेफिनेशन मैंने आपको ए स्क्वायर बी लिखी, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, कुछ भी आपको मिल सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 4, तो 4 की जो अगर मैं सामने देखूं यहाँ पे कोई इमेज बन सकती है, क्योंकि मुझे अगर डेफिनेशन फॉलो करनी जो यहाँ लिखी है उसका मतलब क्या है, ए का स्क्वायर शुड बी बी। सो मैं ए का स्क्वायर करूंगा, 4 का स्क्वायर तो कितना आएगा 16 आएगा, जो यहाँ पे है ही नहीं। तो मतलब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये चीज फॉलो नहीं हो रही है, ईच एलिमेंट, हाँ सबकी यूनिक इमेज आ रही है, 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज कोई और नहीं है, 2 की इमेज 4 है तो 2 की कोई और इमेज आपको नहीं दिख रही है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। 3 की भी आपको सिर्फ 9 दिख रही है, कोई और इमेज नहीं दिख रही, ये चीज बिल्कुल फॉलो हो रही है कि यूनिक इमेज इसकी डेफिनेटली है। लेकिन ये चीज देखो यहाँ पे लिखा है कि सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो सारे एलिमेंट की नहीं हो रही है, 4 जो आपका इसमें एक्सक्लूड हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है फंक्शन की। अब एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है, जैसे मैं आपको जनरली यहाँ पे, अब देखो आप जब फंक्शंस में आएंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये ऑर्डर पेयर थोड़ा सा हटा दिया जाएगा, आपको एक अलग तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट किया जाएगा फंक्शन को। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। तो जनरली देखो फंक्शन कैसा लिखा जाता है। सपोज मैंने एक सेट यहाँ पे लिखा, यही मैं दोबारा वही एग्जाम्पल लेता हूँ जो मैंने आपको समझाई अभी। सपोज ऐसे कुछ भी रख लो आप, 4, 9, 10, 12। सपोज मैंने 2 सेट ले लिए। तो फंक्शन को आपको ना इस तरह से, जैसे ऑर्डर पेयर में, जैसे मैंने अभी पहले डेफिनेशन लिखी थी, जैसे क्या रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म जो मैंने अभी लिखी थी, वैसे नहीं आता है। जैसे मैंने अभी पिछले जो मैं आपको समझा रहा था इसकी डेफिनेशन मैंने लिखा था ना वहाँ पे, आर की जो डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है, मैंने ए बी लिख दिया। उसके बाद अगर आपका फंक्शन जो है वो ए से बी जा रहा है, तो सपोज हम एक डेफिनेशन लेते हैं खुद से, ऐसे, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो हमने पहले लिखा था वो क्या लिखा था, हमने क्या लिखा था कि आपका फंक्शन जो है वो इस तरीके से होगा, ठीक है। एक्चुअल में वही चीज लिखी है, लेकिन अब आप इसको, ये कौन सी फॉर्म होती है सेट की, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखोगे, ठीक है। आपने इसको जनरल फॉर्म जैसे फंक्शन को लिखा जाता है वैसे लिख रहे हो। एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है, हमारा फंक्शन सपोज क्या है, एक सेट ऑफ ऑपरेशंस है जो आप किसी एलिमेंट पे लगाते हो तो वो उसको कुछ नया रूप दे देता है। तो सपोज मान लो मेरे पास एक मशीन है यहाँ पे, ठीक है, इस मशीन का नाम है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या मतलब हुआ उसका, देखो यहां जब 1 जाएगा ना इसके अंदर, इस मशीन के अंदर 1 जा रहा है, तो वो क्या बन के निकलेगा बाहर, 1। डेफिनेशन ऐसी है। यहाँ इसके अंदर जब 4 जाएगा ना, तो ये बाहर उसको क्या निकाल, देखो 4 यहाँ पे डालोगे आप, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो 16 बना के उसको बाहर निकाल रहा है। सपोज आपके पास इसकी मशीन है, वहां पे जो तुम एलिमेंट डाल रहे हो उसका स्क्वायर होके बाहर निकल रहा है, तो फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ ऑपरेशन लगा रहा है उस पर, यही होता है आपका फंक्शन, ठीक है। आप बड़े सारे और एग्जाम्पल दे सकते हो। सपोज मैंने fx इक्वल टू 2x लिख दिया, तो फंक्शन क्या करेगा, अब डबल कर रहा है, ठीक है। सो फंक्शन क्या होता है, एक सेट ऑफ, एक मतलब कुछ एक्शंस होते हैं जो आपके किसी एलिमेंट पे लगेंगे और नया एलिमेंट आपको मिलता जाता है। तो यही बात हमने यहाँ पे करी। तो हम जिस पे बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो मैंने लिखा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं एलिमेंट डालता जाऊंगा, वो एलिमेंट मुझे कहाँ से लेने हैं, ए सेट से लेने हैं, और मुझे यहाँ पे एलिमेंट मिलते जाएंगे, वो कहाँ पे मिलते जाएंगे, बी में। तो ए के एलिमेंट डालते जाओ यहाँ पे। क्या मतलब वो कैसे डालने हैं आपने, अब आपने लिखना है f ऑफ, पहला एलिमेंट क्या है, ए का 1। तो जब 1 लिखोगे, डेफिनेशन क्या बोलती है कि एफ एक्स को आपने एक्स स्क्वायर लिखना है, तो मुझे 1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्या आंसर आ गया 1। तो जो आंसर आएगा वो बी में आना चाहिए, ये लिखा हमने, ठीक है, कोड मेन बोलते हैं इसको। जो आंसर आएगा वो बी में आना चाहिए, और जो आप फिल कर रहे हो आपको डोमेन से फिल करना है, जिसको हम ए बोल रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप 2 डाल रहे हो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो जो आंसर आ रहा है वो बी से आ रहा है, और जो आप फिल कर रहे हो वो ए में है। इस तरह से आप फंक्शन को बता सकते हो। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको देने वाला हूँ, देखिए। तो सपोज यहाँ पे एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ आर से आर, ठीक है, मतलब आप जो एलिमेंट फिल करोगे वो भी आपको रियल नंबर लेने हैं, और जो आपके आंसर्स आएंगे वो भी रियल नंबर होने चाहिए।
अब डेफिनेशन में आपको समझाने के लिए जानबूझकर एक ऐसे एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2/x-3, कुछ भी हो सकता है फंक्शन, मैंने ये लिख दिया 2/x-3। अब जब मैं ये लिख रहा हूँ x-3, तो अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, देखो आपको वैल्यूज x की कहाँ से लेनी है, r से, रियल नंबर में से आप कोई वैल्यू ले सकते हो। अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे, जब भी मैं x को 3 लूंगा तो क्या होगा, चेक करते हैं। तो f ऑफ 3 3 क्या आ जाएगा ये, तो ये नॉट डिफाइन आ रहा है, ठीक है ना। मतलब आपका क्वेश्चन में जब आप 3 डाल रहे हो x की जगह, तो आपका जो एलिमेंट बन के आ रहा है, जो जब जैसे हमारी फंक्शन जो है क्या करता है, मैं बताया ना आपको, ऑपरेट करना है आपने एक एलिमेंट पे फंक्शन ऑपरेट किया, जो आंसर निकल के आया वो क्या आएगा, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मतलब होता है कि जो रियल नंबर में नहीं है, ऐसी कोई चीज आ गई जो मैथ्स में हम जिसको नॉट डिफाइन बोलते हैं, डिफाइंड नहीं कर पाए उसको, तो उसका मतलब क्या है, 2/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो मतलब अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फंक्शन की बात करूं जनरली, ये मैंने r लिखा और ये दूसरा आपका r, मतलब यहाँ से आपको एलिमेंट लेने और यहाँ पे आपके आंसर आने चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, नेगेटिव इंफिनिटी से शुरू करते हैं अगर हम सपोज, तो यहाँ पे आपके पास -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी वैसे एलिमेंट होंगे, लेकिन जब मैं 3 का देखूंगा ना, तो 3 के सामने कोई इमेज ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन तो रियल नंबर में कोई होता नहीं, कोई नंबर होता है रियल नंबर जो नॉट डिफाइन हो, नहीं होता कोई भी, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे 3 की इमेज देखेंगे, कोई एलिमेंट आपको दिखेगा नहीं, 3 की कोई इमेज नहीं बनेगी। तो फंक्शन की डेफिनेशन में क्या था कि सारे के सारे एलिमेंट जो आपके डोमेन में है, उन सब की जो है सामने इमेज बननी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, कुछ एलिमेंट छूट रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 3 छूट रहा है, तो फिर आपका ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो पाया। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, तो ये इस चीज पे डिफाइन नहीं हो पाया, आर से आर ये डिफाइन नहीं हो सकता। हाँ, मुझे डेफिनेशन ये रखनी है, तो मुझे थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। चेंज क्या आएगी, इसकी शायद डेफिनेशन ये लिख सकते थे हम कि आर में से आप 3 हटा दो, तो फिर ये जो डिफाइंड हो जाएगा। अब आपको 3 डालना नहीं है, क्योंकि 3 इसमें है ही नहीं, इसके डोमेन में जहां से आपको एलिमेंट पिक करने होते हैं वहां पे 3 ही नहीं है। सो अब मैं कोई भी एलिमेंट डालता हूं, कोई भी यहां से वैल्यू डालता हूं, तो उसकी मुझे डेफिनेटली जो है सामने इमेज मिलनी है। दैट्स इट। सो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा फंक्शन को लेकर। अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स, ठीक है। आपके सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है इसकी, उसके बारे में बात करेंगे। इज दैट क्लियर? तो गाइस, अब हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं और उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, उनको कैसे समझेंगे वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, हमारे फंक्शन जो है वो जनरली जो आपके सिलेबस में है, जहाँ पे आपको मतलब जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जिस पे आपको वर्क करना आना चाहिए, वो फंक्शंस कुछ इस तरह से है। 1 फंक्शन आपका एक होता है, उसके बाद मैनी वन फंक्शन आपका एक होता है, ऑन टू फंक्शन होता है और इनटू भी होता है। 1 का एक और नाम आपका होता है जिसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन भी हम 1 को बोलते हैं। उसके बाद ऑन टू का भी एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सर्जेक्टिव फंक्शन जो है हम ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं। और इन दोनों को मिलाकर अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों की प्रॉपर्टी दिखाता है, तो उसको हम दोनों को मिलाकर बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्शन भी इसको कभी कभी बोला जाता है। अगर फंक्शन वर्ड यूज नहीं करना है इसके साथ, तो बाइजेक्शन लिखेंगे। यहाँ पे फंक्शन यूज नहीं करना तो इंजेक्शन लिखेंगे, और यहाँ पे अगर फंक्शन यूज नहीं करना तो सर्जेक्शन लिखेंगे। तो आपके सिलेबस में 1 और ऑन टू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं बोर्ड के हिसाब से, तो आपको जनरली क्वेश्चन जो है 1 और ऑन टू से ही मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको मैनी वन और ऑन टू का पता होना चाहिए। अगर मैनी वन और इन टू का आपको नॉलेज है तो ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। तो गाइज, यहाँ हम बात करेंगे हमारा जो 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन क्या होता है और मैनी वन फंक्शन क्या होता है। जब आपको 1 समझ आएगा तो मैनी वन खुद ही समझ आएगा। अगर आप इसके नाम में भी देखेंगे तो आपको वहीं पे डेफिनेशन छिपी दिखेगी। देखिए, सो 1 की बात करते हैं। कोई भी फंक्शन हमारे पास है, सपोज फंक्शन है a से b, तो इसको अब ये फंक्शन ऑलरेडी है, ठीक है। टाइप्स पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली फंक्शन तो रहा होगा, रिलेशन से वो फंक्शन बन चुका है। अब उसकी टाइप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो आपके सामने यहाँ मैंने लिखा फंक्शन a से b, इसको मैं कब 1 बोलूंगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट a हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जितने भी एलिमेंट ए में है ना, उनकी इमेज तो होनी है डेफिनेटली, तभी वो फंक्शन है ऑलरेडी।
तो उनकी इमेज तो है, लेकिन वो सारी की सारी इमेजेस जो है उनकी डिस्टिंक्ट है। मतलब एक एलिमेंट यहाँ से तो उसकी एक इमेज यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ से उसकी इमेज एक यहाँ पे, और सब अलग अलग इमेजेस। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको अलग अलग क्या मतलब होता है। और आप सोचोगे शायद इसका उल्टा क्या है, फिर अलग अलग नहीं है तो फिर वो फंक्शन कैसे है। देखो सपोज इसको मैं बता देता हूँ यहाँ से। सपोज मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है, सपोज मैंने यहाँ पर दो सेट लिखे। अब यहाँ 1 2 3 4 5 A B C D। तो मैं जनरली बात करूं, जो फंक्शन की डेफिनेशन जिसको जो है वो अलाउ करती है, वो क्या चीज है कि 1 जो है 1 की इमेज अगर मान लो A है तो 2 की इमेज भी A हो सकती है। क्योंकि वहां पे क्या बोला था हमने कि हर एक एलिमेंट की जो है वो यूनिक इमेज होगी। यूनिक का मतलब क्या होता है कि अगर 1 की इमेज A है तो 1 की कोई और इमेज यहाँ पे नहीं हो सकती। तो 1 की तो कोई और इमेज नहीं हो रही है, लेकिन 2 जो है वो फिर से 1 पे जा सकता है ना। देखो 1 की इमेज A है, यूनिक होगी, 2 की इमेज A है, यूनिक होगी, ऐसे रख सकते हैं हम। सपोज ये लिख दिया मैंने, ये जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, ये जो मैंने आपको एक वेन डायग्राम से बताने की कोशिश करी है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं मल्टीपल एलिमेंट जो है वो सेम इमेज बना रहे हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 एलिमेंट A बना रहे हैं, 4 और 5 C बना रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है फंक्शन। सो दिस इज पॉसिबल इन अ फंक्शन। बट जब बात करेंगे 1 1 में तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो मैनी, यहाँ पे 2 एलिमेंट जो है वो एक बना रहे हैं, तो मैनी 1 फंक्शन है। देखो मैनी 1, ठीक है। 1 1 में क्या होना चाहिए था, ये आपका मैनी 1 हो जाएगा। 1 1 में क्या होना चाहिए था, इसी एग्जांपल में अगर हम बात करें तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए था, 1 2 3 4 5। सपोज इसी में मैं आपको समझाता हूँ। 1 की इमेज A, 2 की B, 3 की C, 4 की D। ये वाला जो है ना, क्या ये फंक्शन है पहले बताओ। ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 बच रहा है। अगर मुझे 5 को यूज करना है, डेफिनेटली मुझे इसको मैनी 1 बनाना पड़ेगा फिर। तो अगर मैं यहाँ से 5 हटा देता हूँ इसमें, सपोज आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ से 5 हटाया तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये फंक्शन बिल्कुल आपका 1 1 फंक्शन है। आपको हर एक एलिमेंट की एक अलग अलग इमेज दिख रही है, कोई भी 2 एलिमेंट आपको सेम इमेज बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो यही होती है 1 1 की डेफिनेशन, ठीक है। सो किसी फंक्शन को अगर 1 1 प्रूव करना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि यहाँ पे सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी अलग अलग इमेज है। अब बात आती है कि जब आपको क्वेश्चन आएगा तो वहां पे क्या आप ये डायग्राम्स बनाओगे, नहीं, आपको वहां पे वर्क करना आना चाहिए कि उसका वर्किंग नॉलेज क्या है। तो मैं आपको भी बताता हूँ कि मान लो आपको एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि बताओ ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं, तो वहां पे आपको क्या फॉर्मूला, क्या मेथड यूज करना है। सो गाइस देखो, जब आपको एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे तो आपको वेन डायग्राम से नहीं करना होता, आपको पता होना चाहिए कैसे वर्क करना है। सपोज आपको एक फंक्शन दिया गया है, अब मैं आपको समझाने के लिए कोई एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ये फंक्शन आपको दिया गया है और मुझे बोला गया है, और फंक्शन का डोमेन कोडोमेन बताना बहुत जरूरी होता है। सपोज ये दिया हुआ, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है और फंक्शन की डेफिनेशन दी है, तो बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है। तो 1 1 प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने इस आर में से ये वाला आर, क्योंकि अच्छा पता कैसे चलेगा कौन सा आर है, इसको हम डोमेन वाला आर बोलेंगे, इसको कोडोमेन वाला आर बोलेंगे। सो इस आर में से कोई 2 एलिमेंट ले लो, आप कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आर में से देखूं तो इन्फिनाइट वहां पे क्या है एलिमेंट्स है, तो मैं कोई आर्बिटरी ले रहा हूं। हम लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे डोमेन लिख दो, ठीक है। आर कौन सा, डोमेन वाला, सच दैट कौन सा लेना है जिसमें fx1 और fx2 इक्वल हो। अब इसको समझेंगे क्या लिखा हमने। मैंने कोई 2 एलिमेंट उठाए यहां से, ठीक है, कोई 2 एलिमेंट यहां से लिए, बताया कि वो आर से हमने एलिमेंट उठाए। अब मैं लिख रहा हूं कि वो एलिमेंट इस तरह से लिए गए हैं कि उनकी इमेजेस सेम है। आप खुद सुनना इस बात को कि मैं 2 एलिमेंट ले रहा हूं, ठीक है, मैं 2 एलिमेंट ले रहा हूं यहां से डोमेन से, और वहां पे कोडोमेन है, और 2 एलिमेंट को मैं बोल रहा हूं कि इनकी इमेजेस सेम है। तो मैं एक्चुअल में क्या बोल रहा हूं, ये मैनी 1 नहीं हो गया। 2 अलग अलग x1 x2 अलग अलग लिया हमने, और fx1 मतलब होता है x1 की इमेज, fx2 होता है x2 की इमेज। ये दोनों चीजें सेम आ रही हैं, 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए ना, देखो अलग अलग लिखे हैं हमने x1 x2, लेकिन इमेजेस सेम आ रही है। कहीं ना कहीं हम इसको खुद नहीं बोल रहे कि ये क्या है मैनी 1, लेकिन हम क्या प्रूव करेंगे लास्ट में, इसको सॉल्व करेंगे, fx1 की वैल्यू क्या आएगी, ये आनी चाहिए। हम इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम ये प्रूफ करेंगे कि x1 और x2 भी इक्वल है, ठीक है।
हमने fx1 और fx2 को इक्वल लिया, हमने दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम कर ली थी। अब हम देखेंगे वो एलिमेंट भी इक्वल निकले। जब वो एलिमेंट भी इक्वल निकले मतलब x1 x2 अलग ही नहीं था। मतलब अगर आपने कोई भी दो एलिमेंट लिए अलग अलग, उनकी इमेजेस अगर सेम आ रही हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता 1 1 के केस में, तो वो दो एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। सेम एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट है, 2 2, तो सेट में तो एक ही बार लिखते हैं ना 2 को, तो 2 आएगा, 2 की इमेज जो भी आएगी। मतलब समझ आया आपको। 1 1 के केस में आपके वो दो एलिमेंट जो हमने अलग अलग लिए, जिनकी इमेजेस हम सेम मान के चल रहे थे, वो दो एलिमेंट भी इक्वल निकलेंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम, ये कैंसिल हो जाएगा, सो x1 x2 इक्वल आ गया। तो आपने दो एलिमेंट की इमेजेस सेम नहीं थी, बाद में वो एलिमेंट भी सेम निकले, इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन 1 1 हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि fx1 fx2 के इक्वल नहीं है। दो आपने ऐसे एलिमेंट लिए, उनकी इमेजेस क्या है, सेम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, इसकी इमेज कुछ हो रहा है, इसकी इमेज कुछ हो रहा है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि आपने एलिमेंट भी अलग अलग लिए हुए हैं। तो इस केस में आपको ये प्रूफ करना होता है कि x1 x2 के इक्वल नहीं है। तो जब भी आप ये दोनों में से कोई भी एक चीज लेकर ये चीजें प्रूफ कर लोगे, तो आपका फंक्शन जो है 1 1 प्रूफ हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने fx1 और fx2 इक्वल लेने के बाद देखा कि यहाँ पे ये चीजें इक्वल नहीं आ रही, दो अलग अलग एलिमेंट आ रहे हैं और सेम इमेज आ रही है, तो फिर वो क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, वो आपका मैनी 1 बन जाएगा। ठीक है। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप ये देखोगे कि मैनी 1 बन रहा है, फंक्शन 1 1 नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे देखिए, मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हम फंक्शन का डोमेन कोडोमेन आर आर ले लेंगे। तो इसमें बड़े ध्यान से सुनना आप, इस फंक्शन में जब मैं x -2 लूंगा तो आंसर क्या आएगा, देखो क्या आएगा, 4। और जब मैं आपका एलिमेंट +2 लूंगा तब भी आंसर क्या आ रहा है, 4। तो आप एक चीज देख रहे हो कि आपका दोनों एलिमेंट अलग अलग है ना। देखो -2 और 2 अलग अलग है, देखो -2 है और यहाँ पे मैंने 2 लिया था, अलग अलग है, लेकिन उनकी इमेजेस जो है वो सेम आ रही हैं। तो मतलब यहाँ पर आपके पास r और r, ये -2 2, लेकिन इमेजेस जो है वो 4 आ गई। तो ऐसा फंक्शन 1 1 कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको ये चीज पूरी क्लियर होनी चाहिए कि 1 1 किसको बोलना है, मैनी 1 किसको बोलना है। तो 1 1 को प्रूव करने का ये सारा तरीका। आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं और आपको बोर्ड में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेथड प्रोसीजर आपका बिल्कुल सेम यही रहेगा। सो कॉन्सेप्ट इसका ये चीज होगी। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की। तो ऑन टू फंक्शन में देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, देखो ऑन टू फंक्शन, जैसे कि हम बात करें, अब तक हमने फंक्शन की भी बात करी थी, हमने 1 1 फंक्शन की भी बात करी थी, तो हमारा पूरा ध्यान जो है ना वो डोमेन सेट पे रहता है। जब मैं फंक्शन की भी बात करूँ तो हमने बोला कि सारे के सारे एलिमेंट जो है उनकी यहाँ पे यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो जब मैं 1 1 भी आपको समझा रहा था तो यहाँ पे भी हमने किस पे ध्यान रखा, डोमेन सेट पे, कि यहाँ के सारे एलिमेंट की आपकी यहाँ पे डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। लेकिन अब बात करेंगे ऑन टू की, और ऑन टू जो है वो ज्यादा प्रेशर डालता है किस पे, प्रेशर इन द सेंस की ज्यादा ध्यान किसका रखना है, को डोमेन का। फंक्शन तो ऑलरेडी है, तो वो डोमेन वाला जो पार्ट है जो फंक्शन के लिए ट्रू होता है, जो फंक्शन हमें अलाउ करता है, वो चीज यहाँ पे ऑलरेडी है कि सबकी यहाँ पे यूनिक इमेज है। लेकिन जब मैं कोडोमेन की बात करूंगा तो कोडोमेन में क्या चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से फंक्शन जो है वो ऑन टू बन जाता है, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि कोडोमेन सेट जो आपका बी है, वहां के सारे एलिमेंट की पीछे आपको प्री इमेज मिलनी चाहिए। अगर वहां पे कोई छूट रहा है जिसकी प्री इमेज पीछे नहीं है, प्री इमेज क्या होता है, जैसे यहाँ का एलिमेंट, डोमेन का एलिमेंट कोडोमेन। तो सपोज जैसे मान लो मेरा ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, सो ये अगर इसको यहाँ पे मैं इसको डोमेन मान लूं और इसको कोडोमेन मान लूं, तो क्या होता है, यहाँ के सारे एलिमेंट की अगर पीछे रिलेशन जो बनता है उसको हम बोलते हैं कि इसकी यहाँ पर प्री इमेज है। और अगर यहाँ के एलिमेंट की जो यहाँ पे रिलेशन बन रहा है उसको बोलते हैं कि इसकी यहाँ पे इमेज है। ठीक है, मतलब सामने मेरे मिरर लगा होगा तो मैं क्या हूं, मैं प्री इमेज हूं, सामने जो मिरर में मुझे दिखेगा वो क्या होगा, मेरी इमेज होगी। सो इस केस में क्या होता है कि आपके कोड डोमेन के सारे एलिमेंट की पीछे आपको प्री इमेज मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे छूट गया तो फिर वो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं बन पाएगा। दूसरा नाम क्या होता है इसका, शाबाश, सर्जेक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो बात करेंगे यहाँ पे ऑन टू की, ये हमने डेफिनेशन लिख दी। अब इसको समझेंगे, देखो कैसे। तो मैं आपके सामने एक ऐसे एग्जांपल लूंगा जिससे कि पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। आपको लगेगा तो सारे कनेक्ट कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। देखो मैं आपके सामने एक डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पे, लेट फंक्शन हमारा आर से आर, ठीक है।
तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है कि आप कोई भी एलिमेंट इसके अंदर डालोगे, इसका जो आंसर आएगा, जो इमेज आएगी, वो क्या आएगी, पॉजिटिव। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये सपोज आपका डोमेन वाला आर आ गया, ये आपको कोडोमेन वाला आ गया। सो यहाँ पे भी एलिमेंट होंगे -10, पीछे चलते आ रहे होंगे -10, -9, -8, 7, ठीक है, ऐसे मतलब चलते जाएंगे, सो ऑन, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 का, सो ऑन। वैसे यहाँ पे भी होंगे, -10 होगा, -9 होगा, 8, सो ऑन, 0, 1, 2, 3, 4, चलते जाएंगे ये भी। तो बड़े ध्यान से आप देखें, डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे 0 डालता तो आंसर क्या आएगा, देखो 0 का आंसर क्या होगा, 0, 1 का आंसर क्या होगा, 1, 2 का आंसर क्या होगा, 2, -2 का आंसर क्या होगा, अगर सपोज यहाँ पे -2 भी तो होगा, तो -2 का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे -8 का क्या आएगा, 8 आएगा। अगर मैं यहाँ पे -3 रखता हूँ तो आंसर क्या आएगा, +3। तो आप समझ रहे हैं। और इस तरह का फंक्शन क्या है, ये पहली चीज याद रखना, ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टीपल एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो 1 1 नहीं होगा। कभी भी आपको पूछ रहा है एग्जाम में, तो एग्जाम्पल देते हो जो 1 1 नहीं है, तो आप मॉड फंक्शन बड़े आराम से वहां पे लिख सकते हैं। तो बात फिलहाल हम कर रहे हैं ऑन टू फंक्शन की। तो आपको तो लग रहा है ये तो सारे कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से सारे एलिमेंट वहां कनेक्ट करेंगे, -10 की भी इमेज होगी, डेसिमल वाले भी आएंगे, फ्रैक्शन वाले आएंगे, सबकी इमेज वहां पे आपको मिलने वाली है। लेकिन बात ये आती है कि भाई इनका क्या, ये जो -1 तक मैंने लिखे हैं, ठीक है, 0 से जो पहले एलिमेंट है, 0 से पहले जितने भी एलिमेंट है, उनका क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो मैं फिल करूं और वहां पे नेगेटिव इमेज है, कभी नहीं आएगी, क्योंकि मॉड की डेफिनेशन ही ऐसी है। मॉड क्या कर रहा है, आपका फिल्टर कर रहा है, मैं नेगेटिव डाल रहा हूँ, पॉजिटिव डाल रहा हूँ, मॉड जो है मुझे बाहर क्या कर रहा है, पॉजिटिव निकाल के दे रहा है। सो किसी भी तरीके से यहाँ पे इसमें कोई भी वैल्यू डालने से कभी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो मतलब ये हुआ कि जो कोड मेन के इतने सारे एलिमेंट ये तो खाली रह गए, इनकी तो पीछे कोई प्री इमेज नहीं है। 3 की प्री इमेज क्या है, -3 और 3, 2 की प्री इमेज क्या आई, -2 + 2, लेकिन यहाँ कितने सारे एलिमेंट है, उनकी कोई प्री इमेज ही नहीं है पीछे। तो जब प्री इमेज नहीं है तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू के लिए यहाँ के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए। क्लियर हुई बात। ऑन टू के लिए यहाँ के सारे एलिमेंट आपके यूज होने चाहिए, जैसे कि फंक्शन की डेफिनेशन में यहाँ के सारे एलिमेंट यूज होते थे। इज दैट क्लियर। और अगर जैसे मैं इसकी बात करूं, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो फिर कौन सा फंक्शन है ये, इन टू फंक्शन। अगर कोई फंक्शन में आपके कोड मेन में एलिमेंट बच जाते हैं जिनकी पीछे प्री इमेज ना हो, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन टू फंक्शन। इज दैट क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे बता दिया। तो अब फिर से बात ये आती है कि जब एग्जाम में आएगा तो क्या हम वन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, नहीं। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर प्रॉपर आपको तरीके से बताऊंगा। और गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और आपको सही में समझ आ रही है, आपको लग रहा है कि मतलब जो चीजें आप ऑलरेडी लेकर आए थे उससे कुछ आप में ऐड हो रहा है, नॉलेज में ऐड हो रहा है, कॉन्सेप्ट में ऐड हो रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। अभी आपके एग्जाम मैथ्स का आने ही वाला है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों की हेल्प हो। यहाँ पे कुछ भी आपको कुछ नहीं करना है, फ्री है सब कुछ, ठीक है। तो आप सिर्फ आकर यहाँ पे समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है या किसी और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट पे लिखिएगा कि नेक्स्ट आपको लेक्चर कौन से टॉपिक पे चाहिए। सो बेफिक्र रहिए आप, बिल्कुल आप अच्छे से मेहनत करिए, एग्जाम आपके बिल्कुल सही जाएंगे, बस आप बने रहिए। सो बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की। तो मैं एक प्रॉपर एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि कैसे किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूव किया जाता है। तो सपोज हम एक फंक्शन लेते हैं यहाँ पे, सपोज नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब आपने जो एलिमेंट लेने वो भी नेचुरल नंबर होंगे, जो आंसर्स आएंगे वो भी नेचुरल नंबर होंगे। अब डेफिनेशन सपोज मैंने लिख दी, ठीक है। अब एग्जाम के हिसाब से बात करूं, ऐसा क्वेश्चन आता तो कैसे करोगे वहां पे, तो मैंने एग्जांपल लिख दी एक फंक्शन की। अब जब मुझे इसको ऑन टू प्रूफ करना होता तो मैं लिखूंगा ऑन टू प्रूफ करने के लिए, तो मुझे क्या करना है, एफ की जो भी डेफिनेशन है मैंने लिख दी यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज आपको पता होगी कि एफ को हम y से भी डिनोट करते हैं, है ना। यहाँ के जो एलिमेंट हैं, यहाँ के उनको जो यहाँ पे फिल करे जाते हैं उनको x से डिनोट करते हैं, जो आंसर्स मिलते हैं उनको fx बोलते हैं या फिर y बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया fx इक्वल टू दिस, तो मैं fx की जगह y लिख सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। इसका मतलब क्या होता है कि आप वहाँ पे x को अकेला छोड़ दो और आप देखोगे x की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको क्या चीज आई है। x जो है वो है y-4/3, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कैसे किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करना होता है। तो मैंने आपके सामने एक चीज लिखी है कि x जो है वो इसके इक्वल आ रहा है, और मैंने आपको बताया कि x कहाँ होता है यहाँ पे,
और y होता है वहां पे। तो देखो अब जब मैं y फिल करूंगा तभी मेरे को x मिलेगा। x किस पे डिपेंड कर रहा है? y पे। जनरली क्या होता था, y डिपेंड करता था x पे, ये y होता ना, तो x की वैल्यू डालते जाओ y मिलता जाता है। अब हम उल्टा कर रहे हैं क्योंकि अब हमने यहां से यहां आना है, तो मैंने x को ऐसे लिख दिया। अब आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू y की डालते जाओ। y की वैल्यू कहां डालनी है? यहाँ पे। और y कहां से आएगा? यहाँ पे। ये आपको y की वैल्यू देगा और ये x की वैल्यू। तो आप डिफरेंट डिफरेंट y की वैल्यू डालो, नेचुरल नंबर डालो। क्या आपको हर बार जो आंसर है वो x जो आपको मिलेगा हर बार y डालने की वजह से, क्या वो भी नेचुरल नंबर आएगा? चेक करते हैं। सपोज मैंने y लिख दिया, सपोज 5, ठीक है। सो x कितना आएगा? 1/3। x क्या आ रहा है? 1/3। क्या 1/3 इधर होता है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम इसकी वेन डायग्राम से समझेंगे अगर, तो वेन डायग्राम में अगर यहाँ पे 5 तो होगा ना, नेचुरल नंबर 5 तो होता है, तो 5 की कोई प्री इमेज पीछे नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1/3 तो होता ही नहीं है। तो ये फंक्शन जो है वो आपका ऑन टू नहीं रहेगा। बट अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, कोई और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसी को अगर मैं R to R कर लूं, ठीक है, इसी में अगर मैं क्या कर लूं R से R, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 5 फिल किया तो क्या होगा? 1/3 आया, 1/3 है तो होता है R में। सो 1/3 रियल नंबर होता है ना, सो आप इसको बिल्कुल बोल सकते हो ये क्या है? ऑन टू। आपको एग्जाम्पल तब देनी चाहिए जब आप किसी चीज को गलत प्रूफ करो। मुझे पता था यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी, ये गलत हो रहा है, तो मैंने एक एग्जाम्पल से बता दिया भाई इसकी वजह से, क्योंकि एक भी एलिमेंट बच रहा है तो हमारे लिए वो ऑन टू नहीं होगा। तो मेरा एलिमेंट बच रहा है, 5 की कोई प्री इमेज नहीं पीछे, तो मेरे लिए वो ऑन टू नहीं हुआ। लेकिन जब आपको किसी चीज को सही प्रूफ करना होता है, अगर वो सही लग रही है आपको, तो उसको जनरल प्रूफ करना पड़ता है। तो आपको अगर ये सही होता, अगर ये ऑन टू होता, तो आपको इसके बाद एग्जांपल देने की जरूरत नहीं थी। यहीं पे बता देना है कि देखो मैं y की कोई भी वैल्यू डाल रहा हूं तो मुझे x जो है प्रॉपर इस R में मिल रहा है। तो अब ये क्या हो जाता? ऑन टू। सो ये चीज क्लियर हुई है आपको? तो गाइस बहुत सारे आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके पास है, आपके पास RD शर्मा है। आप कोई भी बुक लेके वहां पे इस पे हजारों क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करिए। कॉन्सेप्ट जो मेन चीज है, जब आपको वो पता होती है, क्वेश्चन आपके लिए कभी मुश्किल नहीं होते। मैथ्स में फंडा ही एक है कि आपके पास कॉन्सेप्ट जब बिल्ड कर दिया आपने अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी ये मैंने आपको फंक्शंस की टाइप के बारे में बताया। तो गाइस अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, जिसपे कि आपका MCQ आया हुआ है एग्जाम में, और मैं मान के चलता हूँ कि चांसेस रहते हैं इसके आने के। और ऐसे भी आपके नॉलेज के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव में कभी बैठोगे और इसमें मैथ्स आना होगा आपको 12th का 11th का, वहां पे आपको एक चीज पक्का देखने को मिलेगी। वो क्या है कि आपके पास जब फंक्शन बन जाते हैं, सपोज मेरे को पता है डोमेन में इतना एलिमेंट है, कोड में इतना एलिमेंट है, तो मुझे पता होना चाहिए कितने फंक्शंस बन सकते हैं, मतलब 1 कितने पॉसिबल है। जैसे हमने पहली वाली वीडियो में करा था कि कितने रिलेशन पॉसिबल हैं A से B, कैसे पता चलता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, कितने एलिमेंट A में है कितने B में, उस पर डिपेंड करता है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने आपके पास रिलेशंस बनेंगे। वैसे यहाँ पे बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको डोमेन कोडोमेन में पता है, तो आप तब बता सकते हैं कि कितने फंक्शंस बनने वाले हैं टोटल, कितने 1 फंक्शन बनेंगे, कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे। तो आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले जैसे मान लो यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया आपको जो A से B जा रहा है, और आपको ये बताया गया है कि A में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो P है। यहाँ पे लिखा गया है N of A, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज P, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज Q। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दोनों सेट्स में दिए गए हैं। इन दैट केस नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे वो लिखा है। सो कितने फंक्शन पॉसिबल होंगे? जो सेकंड आपका, जैसे वहां पे A है B, तो जो सेकंड आपका कोड में जिसको बोलते हैं, उसमें कितने एलिमेंट है उसकी पावर कर दो जितने डोमेन में एलिमेंट, तो वो आपके नंबर ऑफ फंक्शन जो है वो निकल के आ जाते हैं इस फॉर्मूले से। पता होना चाहिए आपको। उसके बाद नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, 1 फंक्शन कितने पॉसिबल होते हैं। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है 1 फंक्शन के लिए, आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो अगर मैं इसको 1 प्रूफ करने जा रहा हूं, अगर मैंने इसमें ज्यादा एलिमेंट ले लिए और इसमें कम लिए, तो क्या 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसमें हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट उसके या तो इक्वल होने चाहिए, यहाँ वहां पे ज्यादा होने चाहिए, तभी वो 1 हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज मैंने 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 लिखा, क्या ये 1 होगा कभी? 1 के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? जब मैं इसकी मैपिंग करता हूँ, सपोज ऐसे 3 4 बच गया, तो क्या हो सकता है 1 नहीं हो सकता। और अगर सपोज मैंने यहाँ पे 3 4 5 लिख दी, तो पॉसिबिलिटी तो है ना कि 1 हो जाए। मान लो यहाँ पर एक आपका डोमेन लिया, यहाँ पे कोड में ले लिया, यहाँ पे एलिमेंट मैंने ये लिख दिए, यहाँ पे ये लिख दिए। तो जैसे मैंने आपके सामने ये 2 सेट लिखे हुए हैं, इसको मैं चाहकर भी कभी 1 नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि अगर सपोज मैंने इसका इमेज यहाँ लिख दिया, इसका इमेज यहाँ लिख दिया,
अब मुझे फंक्शन बनाने के लिए ये भी तो मैपिंग करानी पड़ेगी क्योंकि सबकी इमेज होनी चाहिए। तो जब मैं इनकी मैपिंग कराऊंगा वो यहाँ तो यहाँ जाएगा, यहाँ तो यहाँ जाएगा, कहीं पे भी हो सकता है। तो एक चीज याद रखनी, 1 1 के लिए जब भी हमें बात करनी तो 1 1 के केस में आपके पास ये मस्ट है कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट Q जो B में है वो P से या तो ज्यादा हो या फिर उसके इक्वल होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डोमेन में आपके पास एलिमेंट ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इंजेक्टिव में ये आपको चीज स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। बात आती है आगे सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, आप बस इसको याद रखें कि ये इसका फॉर्मूला है। मैंने बताया हुआ है यहाँ पे Q कौन है और P क्या है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो सिर्फ आप इसको, जब मैं पीछे हटता हूँ यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट से आप याद रख पाएंगे कि किसका क्या फॉर्मूला है। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब लास्ट बात करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की, ऐसा फंक्शन जो 1 1 ऑन टू दोनों होता है। तो इस तरह के फंक्शन कितने पॉसिबल होते हैं? तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी कि कभी भी अगर आपके पास कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, अगर वो 1 1 ऑन टू है, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन और नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन क्या होंगे? इक्वल रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब जितने भी एलिमेंट यहाँ पे हैं ए में, बी में, वो डेफिनेटली इक्वल होंगे। क्योंकि इक्वल क्यों होने? 1 1 के लिए क्या होना चाहिए? सिंगल सिंगल इमेज होनी चाहिए ना 1 1 के लिए। लेकिन आप ऐसे बना नहीं सकते। अगर आप ऐसे बनाते हो तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है ना। और आप ऐसे भी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर ऐसा बनाते तो फिर क्या होगा? ये ऑन टू नहीं होगा। सो 1 1 भी रहे, ऑन टू भी रहे, उसके लिए डेफिनेटली नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और फिर 1 to 1 मैपिंग होगी उनकी। ठीक है, सो ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे? Q फैक्टोरियल और P फैक्टोरियल। P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल क्या होता है ये भी आपको चीज क्लियर होनी चाहिए ऑलरेडी। और यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है कि P और Q इस केस में सेम होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ जाए, और अगर नहीं भी आता तो तब भी आपको ये पता होना चाहिए। सो यही था मेरा तो कॉन्सेप्ट जो आपका था रिलेशन फंक्शन का, वो मैं बिल्कुल आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, और आपके कोई भी इश्यूज हैं, कोई क्वेश्चन आपको किसी एनसीईआरटी से या आपने एग्जाम्पलर देखी है, कोई और बुक से आप पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको सही में समझ आया और सही लगा सब कुछ तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल, और अपने फ्रेंड्स में भी चैनल को शेयर करें ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके और वो भी इसका फ़ायदा ले सके।